क्यों जाना शुरू हो जाएगी? गर्मी आ जाएंगी, तो गर्मियों में हमारे पास थोड़ी सी आई मीन शॉर्टफॉल ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि ज्यादा यूज होती है, एसी चलते हैं। ठीक है, तो ये पावर से, बिजली से रिलेटेड है चैप्टर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सी नॉन। सी नॉन का मतलब कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर। जिनके बाद लिखा हुआ है आपकी मर्जी है, मैं आपको मना नहीं कर रहा। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर। आपके कल ग्रुप पे मैंने एक समरी भी दी है, वो भी मैं ओपन करता हूं। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, ये हो गए नॉन रिन्यूएबल। तो अगर आपको नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल का मतलब नहीं पता है तो आप नीचे वाले 2-3 फीचर्स लिख लेंगे। दिखने वाइज बहुत क्लास 2 वाली चीज है, बट ये सवाल आता है। 2012-2014 में देयर वाज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन इन व्हिच दे आस्क यू व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल। सही, तो सबको पता होता है, बात तो सही है। क्या आप पेपर में 3-4 बातें लिख सकते हैं? हाँ, तो यही लिखेंगे, और ना तो प्लीज नोट कर लें ताकि आपको ये चीज में प्रॉब्लम ना हो। नॉन रिन्यूएबल जो खत्म हो जाएंगे, जैसे सी नॉन, CONN, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, ये खत्म हो जाएंगे। ये रिसाइकल नहीं हो सकते, ये रीयूज नहीं हो सकते, ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस को जलाएंगे तो ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है, और ये इनकी एग्जांपल्स हैं। और इसका ऑपोजिट रिन्यूएबल है। सर वो क्या होगा? आप बताएं। कैन नॉट रिसाइकल, कैन नॉट रीयूज, नॉन रिन्यूएबल। ज्यादातर रिन्यूएबल एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, जैसे कि सोलर, जैसे कि हाइड्रो, जैसे कि विंड, जैसे कि जियोथर्मल। जियोथर्मल अभी पाकिस्तान में बना नहीं है, तो मैं बताऊंगा कि इसकी एग्जांपल क्या है। ऑनलाइन स्टूडेंट सिर्फ चैट पे पूछ सकते हैं प्लीज। चलिए, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा तो आप थोड़ा फास्ट लिखिएगा प्लीज। डन? नो। इस चैप्टर में आपके पास 11 सोर्सेज हैं, 4 आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, ये चारों से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इन 3 को फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फॉसिल फ्यूल आपकी स्क्रीन पे अब आ रहे हैं। पहले 3 फॉसिल फ्यूल्स होंगे जो दिख रहे हैं आपको, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर भी। इनको जलाओगे तो हीट निकलेगी, और हीट को साइंस ज्योग्राफी में थर्मल कहते हैं, थर्मल एनर्जी। थर्मल मतलब हीट एनर्जी। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। हाँ, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बीच में कॉन्सेप्ट तो आप पूछ भी सकते हैं। अलाउड। सर ये मीथेन क्या है? जब आप कोल को जलाएंगे तो थर्मल एनर्जी आएगी, जब आप ऑयल को जलाएंगे तो भी थर्मल आएगी, और जब आप नेचुरल गैस को जलाएंगे तो मीथेन कंटेंट निकलेगा, बिकॉज नेचुरल गैस के अंदर व्हाट इज देयर व्हिच अलाउज यू टू बर्न? मीथेन। तो हमने आज तक फोकस नहीं किया। आज आप जाएंगे और अपने स्टोव, चूल्हे पे जाकर देखेंगे जो ब्लू फ्लेम बनती है और येलो फायर होती है, जिसका इमोजी भी आता है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में, वो किस तरीके से बनती है? मीथेन की वजह से बनती है। मीथेन द गैस। अभी हम केमिस्ट्री पे नहीं जा रहे, इसलिए हम मीथेन का आपको केमिकल कंपाउंड, एटॉमिक नंबर नहीं बता रहे। हम सिर्फ ज्योग्राफी के हद तक मीथेन बता सकते हैं। इट हैज द बर्निंग पावर, दैट इज इट। उसके बाद वी गो टू न्यूक्लियर। जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो हमसे ज्यादा जानते हैं, उसमें हम उनसे चैलेंज नहीं लेंगे, ठीक है? वरना हम आ जाएंगे ना, फायदा नहीं है, तो हम नहीं ले रहे। हम कॉमर्स वाले, इसलिए हम नहीं ले रहे। हमें सिर्फ ये पता है न्यूक्लियर एनर्जी वो होती है जिसमें यूरेनियम होता है। यूरेनियम इज अ एलिमेंट, अ सब्सटेंस फाउंड अंडर द सरफेस। एक ऐसी चीज जो अंडर द सरफेस फाउंड होती है, तो आप उसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। यूरेनियम जमीन से निकलता है, एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी पाकिस्तान ने यूज ही नहीं किया है। जैसे कुछ बच्चों ने अभी तक अपना दिमाग इतना यूज ही नहीं किया पढ़ाई के लिए, तो अभी बहुत है, लेकिन एक दिन खत्म तो होगा, क्योंकि लिमिटेड पढ़ सकते हैं आप। तो ये भी नॉन रिन्यूएबल, बट यूज तो करें।
सो पोटेंशियल बहुत है. पाकिस्तान हैज पोटेंशियल फॉर न्यूक्लियर बिकॉज सो फार वी हैवंट यूज्ड इट. ओके. यूरेनियम इज एन एलिमेंट. जैसे जब एटम्स मिलते हैं, व्हेन दे कंबाइन, दे एनर्जी इज फॉर्म. एटम्स, एटम्स मतलब जो मॉलिक्यूल से बड़ा होता है. पता नहीं, सुना तो यही. साइंस तो इतनी पढ़ी है. लेकिन हम मिलते हैं. हाँ, तो मिलते हैं तो एनर्जी बनती है. फ्यूजन बोलते हैं उसको. फिजन में अलग होते हैं, फ्यूजन में मिलते हैं. लेकिन अभी हम उनसे नहीं ले रहे चैलेंज, वरना फिर कोई गलत बात निकल जाए. जितना हमें आता है हम इतना ही बोलेंगे. इतना ही आई. केमिस्ट्री तभी पढ़ा है आपको. फास्ट फ्लोइंग रिवर, हाइड्रो, पानी. अभी हमने रिसेंटली वाटर का चैप्टर पढ़ा है, तो सर हमें तो याद है दी आइकॉनिक माइकल जैक्सन वकास किंग, तो हमें डैम भी याद है, हमें फास्ट फ्लोइंग रिवर भी याद है. तो हमने ये बात चेक की भी है. फास्ट फ्लोइंग रिवर, हाइड्रो. सब पेपर में ये हमें कैसे हेल्प करेगा, ये आपको बताएगा विच एनर्जी इज बीइंग डेवलप्ड विद विच सोर्स. कौन सी एनर्जी किस सोर्स से बन रही है. तो हाइड्रो बन रही है फास्ट फ्लोइंग रिवर से, और न्यूक्लियर बन रही है यूरेनियम से, नेचुरल गैस बन रही है मीथेन से, और कोल बन रही है बर्निंग कोल से, एक्सेट्रा. हमने सीन ऑन खत्म कर लिया है, अब हम हाइड्रो पे आ चुके हैं. सीन ऑन था कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर. गॉट इट. अब हम जा रहे हैं सोलर पे, जो कि आजकल बहुत घरों पे लगने वाले हैं या लग रहे हैं. सोलर, कुछ लोगों ने मेरे साथ बहुत डिटेल में पढ़ा है तो उनको याद आ रहा होगा. हाँ, लेकिन वो मेरे साथ ही पढ़ा था, खुद से नहीं पढ़ा कभी. खुद से अभी वो मोबाइल में देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं क्लास में क्या फायदा, मोबाइल यूज करो. चलें, सोलर सन रेज पैनल्स कहते हैं. मैंने बनाने की कोशिश भी की, आप भी कर लें. सर ये सोलर पैनल क्या होते हैं? दे आर जाइंट मिरर्स, बड़े बड़े शीशे. कोई और शीशे पे मत जाइएगा, ये वाले शीशे की बात हो रही है जिसपे आप हीट कलेक्ट करते हैं. ओके, सोलर सेल की मदद से, राइट? heat, that steam will make electricity because that steam will be used to turn the turbine. विंड एनर्जी में हाई विंड्स, और जियोथर्मल में हीट ऑफ द अर्थ. मुझे ऐसा ही अर्थ बनाना आता है, आप अच्छा बना सकते हैं. क्लियर हो गया? तो हमने हीट ऑफ द अर्थ कर लिया, हमने हाइड्रो कर लिया, हमने सोलर कर लिया. लेकिन अभी हमने डिटेल में नहीं गए, अब हम डिटेल में जा रहे हैं. क्या हम डिटेल में जाएं? जी, किसी को यहां तक कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें. अभी तक वैसे कोई ऐसी बात है तो नहीं, फिर भी मे भी आपको शायद पूछना हो तो पूछ सकते हैं. नहीं? ओके. इसके आगे भी कुछ सोर्सेज हैं. इसके आगे जो सोर्सेज हैं उसमें से हम आगे जाते हैं. लेकिन ये कल मैंने आपके ग्रुप पे भेजी होगी, अगर आपने नहीं गौर किया कभी, कोई बात नहीं, हम आपको गौर करा देंगे. क्योंकि अभी आप लोग नहीं करेंगे तो हमारा फर्ज है कि हम आपको कम से कम याद तो दिलाते रहे कि 72.5 डेज रहते हैं. उर्दू में 72.5 दिन, इंग्लिश में 72.5. पावर रिसोर्स की इसकी एक समरी है, हमने शॉर्ट फॉर्म भी लिख दिया है ताकि बच्चों को मसला ना हो. तो जो आज आपने पढ़ा वो लिस्ट भी बनी हुई है इसमें, और साथ साथ हमने आपको कोल, ऑयल और नेचुरल गैस की कुछ फीचर्स भी बताने हैं. सर तो कोल, ऑयल, नेचुरल गैस किस किस से बनता है, सब उनके सोर्सेज जो अभी आपने लिख भी लिए. और अब आते हैं कोल पे. तो कोल में 5 बातें हैं, मैं थोड़ा जूम इन करता हूं ताकि आपको दिखे. तो कोल में होती है 5 बातें. कोल के टाइप्स, कोल के यूजेस, कोल के एरियाज, कोल का फ्यूचर, और कोल इंपोर्ट क्यों करते हैं. अगर आपको नहीं भी दिख रहा तो मेरी बातें सुनते हैं तो भी समझ आ जाएगा, मसला नहीं. और अगर दिख रहा है
Sir, पहली चीज टाइप्स, कोल की 4 टाइप्स हैं। पहला है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस which is also called bituminous, and the fourth one is anthracite. I repeat, peat, lignite, bituminous, anthracite. पीट के ऊपर लिख दें 10 to 20%। ये 10 to 20% इसकी बर्निंग एबिलिटी है पीट के ऊपर, 10 to 20, मतलब उसकी कार्बन कंटेंट, जलने की पावर। सर मेरी पढ़ने की कैपेसिटी आधा घंटा है, तो आप अपने ऊपर आधा घंटा लिख दें, 30 मिनट्स। सर मैं 8 घंटे पढ़ सकता हूं, आप अपने ऊपर 8 घंटे लिख दें, 8 आवर्स। आपकी पढ़ने की कैपेसिटी कितनी है? यहां कोयले की जलने की कैपेसिटी कितनी है? 10 to 20%, 20 to 30%, लिग्नाइट की 20 to 30%, बिटमस की 50 to 60%, और लास्ट एंथ्रासाइट की 80%, 70 to 80%। कोई भी 100% नहीं होता, क्योंकि आप बच्चे हैं, मोबाइल तो यूज करेंगे, खेलेंगे भी, सोएंगे भी, खाना भी खाएंगे, कुछ टाइम तो वेस्ट होगा। पीट 10 to 20, लिग्नाइट 20 to 30, बिटमस 50 to 60, एंड एंथ्रासाइट 70 to 80। फिर आते हैं इनके यूजेस। चैप्टर का नाम पावर। हम कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री और ब्रिक इंडस्ट्री। कोयला घर में भी यूज होता है, डोमेस्टिक। 3 यूजेस हो गए। स्टीम इंजन, जो लोग EIC पढ़ते हैं उनको याद है, ब्रिटिश आए थे, उन्होंने स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस की थी, वहां भी आ सकते हैं। पाकिस्तान में 3 एरियाज में कोल फाउंड होता है, तो लोग नोट कर लें, वो बोर्ड पे देख लें ताकि उनको समझ आए। नॉर्दर्न रीजन, लोअर सिंध, बलोचिस्तान। नॉर्दर्न सिंध, सॉरी नॉर्दर्न पंजाब, लोअर सिंध और बलोचिस्तान। वैसे नॉर्दर्न पंजाब नहीं बोलते इसको, नॉर्दर्न रीजन कहते हैं। जो लिखे हुए वही लिखिएगा। लोअर सिंध मतलब हैदराबाद नहीं, नॉट हैदराबाद। लोअर सिंध का मतलब ज्यादातर थर है, क्योंकि लोअर ईस्टर्न सिंध है ज्यादातर। थर, तंदो आदम, बदीन तो और नीचे हो जाता है, सांगर भी और नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब कुछ जगह है। बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, अभी आपको दिखा देते हैं। इसके बाद फ्यूचर हमारे कोल का ये है कि हम गैस बना देंगे, बुक कहती है, तो हम मान लेंगे। और इसके बाद है इंपोर्ट। हमें कोल इंपोर्ट क्यों करना है? आपके घर में खाना पका है फिर भी आप बाहर से मंगवा रहे हैं, इसका मतलब आपको वो खाने का दिल नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है। पाकिस्तान में कोल है बट स्टिल यू इंपोर्ट, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द कोल फाउंड इन पाकिस्तान इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। उसका कार्बन कंटेंट कम है, उसमें ऐश स्मोक ज्यादा है, वो जल नहीं रहा, सिर्फ धुआं छोड़ रहा है। क्लियर हो गया? तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है, हमारे पास मशीन्स नहीं है माइनिंग में, हमारे पास माइनिंग इक्विपमेंट्स नहीं है, वही मशीन्स। तो ये कुछ इश्यूज भी हैं हमारे पास। तो 5 चीजें हो गई कोल में। पहला था टाइप्स, दूसरा एरियाज। एरियाज आपको याद होने चाहिए, मैप पे कोई आपको दिखा देगा, आप टेंशन नहीं है। यूजेस, पावर, चैप्टर का नाम, इंडस्ट्रियल, 3-4 इंडस्ट्रीज के नाम, डोमेस्टिक घरों में या बारबेक्यू वाले, कबाबचीज वाले, बारबेक्यू टुनाइट वाले, कुलाची वाले, एक्सेट्रा। और इंपोर्ट कोल, क्योंकि हमारा कार्बन कंटेंट कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक्सेट्रा। उसके बाद रिफाइनरीज। अब हम ऑयल पे जा रहे हैं। किसी को कोल से कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, 5 चीजें आपको दिख रही है स्क्रीन पर, यू कैन आस्क। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता कोल में। आप बुक भी खोल सकते हैं, हुमानास, यू कैन चेक, वेरीफाई, रिकंसाइल,
रिफाइनरी सिर्फ ऑयल की होती है क्योंकि ऑयल रिफाइन होता है। सर जी बोलें। सर मैं बोल रहा हूँ हम लोग के पास जो कोल होता है वो कौन सा, मतलब कौन से टाइप का कोल? हमारे पास जो कोल होता है वो L और B होता है, लिग्नाइट और बिटुमिनस, मतलब सेकंड और थर्ड। और ये पाकिस्तान माइन में कहाँ से करते हैं? ये 3 जगहों से निकलता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अच्छा सही। नॉर्दर्न रीजन, लोअर सिंध और बलूचिस्तान। अब हम आते हैं ऑयल पे। कितनी रिफाइनरी है पाकिस्तान में? 5। उन 5 रिफाइनरीज के नाम और उनकी लोकेशन। तो पहले आपको एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो रिफाइनरीज के नाम भी आपको आने चाहिए और उनकी यूजेस भी। तो हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा जूम। आपकी स्क्रीन पे हमने रिफाइनरीज का भी मैप बनाया है। आई नो थोड़ा अजीब सा बनाया है, बट अभी हमें समझाना है। कितनी रिफाइनरीज है पाकिस्तान में? 5। पहली का नाम हब, जो कहां है? हब पे। तो ये क्या बात हुई? कराची पे उसका है, कराची में। हब रिफाइनरी का है, हब में, क्योंकि हब एक शहर है छोटा, तो वहां है। ठीक है भाई। पार्को रिफाइनरी, मैं जूम इन कर देता हूं ताकि सब आसानी से लिख पाए। मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। नेशनल रिफाइनरी कहां है? कराची में। पाकिस्तान रिफाइनरी कहां है? पोर्ट कासिम में। और अटक रिफाइनरी कहां है? रावलपिंडी, अटक के पास। अभी आपको लोकेशन दिखा देंगे, टेंशन नहीं है। आप 5 रिफाइनरीज के नाम अगर आपको नहीं आते तो आप लिख सकते हैं। रिफाइनरी 2 जगह पे होती है, या तो आप खाना घर में पकाएंगे या बाहर से मंगवाएंगे, या तो आप ऑयल बाहर से मंगवाएंगे या तो घर का यूज करेंगे। घर मतलब पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान से ऑयल निकलेगा तो आपकी ऑयल रिफाइनरी ऑयल फील्ड के पास होगी, जैसे कि अटक लोकल। और अगर आप बाहर से मंगवाएंगे तो ऑयल कहां पे आता है? सी पोर्ट पे। हाँ, पोर्ट भी बोलते हैं उसको। तो हमारे पास कितनी सी पोर्ट है? 3। किमारी, जिसको कराची भी कहते हैं, पोर्ट कासिम और गवादर, तो वहां पे लोकेटेड होगा। अभी तक कोई सवाल है तो पूछ लें ऑयल से रिलेटेड। पार्को पूरा नाम है मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, लोअर पंजाब लिख सकते हैं पेपर में। हब हब में होता है सर, मुझे तो हब पता ही नहीं है कहां है, कोई बात नहीं आपको दिखा देते हैं। अटक कहां है सर, मुझे तो रावलपिंडी नहीं पता है, कोई बात नहीं आपको भी बता देते हैं। सर मुझे नेशनल रिफाइनरी कराची नहीं पता है कहां है, आपको हम कुछ नहीं बताएंगे, आप अपने लिए दुआ करें। अगर आपको कराची नहीं पता तो फिर आपके लिए मसला है। ठीक है, तो ये लोकेशन दिखा देते हैं आपको। नेक्स्ट, हमारे पास ऑयल के भी यूजेस हैं, सेम ही होंगे। ऑयल गाड़ियों में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट। ऑयल इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, इसलिए आपकी बिजली सबसे महंगी है। आपका इलेक्ट्रिक का जो बिल आता है 1 महीने का, वो दुनिया में लोगों का साल का बिल होता है, पता है आप लोगों को? क्योंकि आपके यहाँ बिजली महंगी है, क्योंकि आप ऑयल से बिजली बनाते हैं, जो कि आपके पास अपना नहीं है, मतलब अपनी चीज भी नहीं है और बिजली बनाते हैं उससे, आती भी बाहर से और यूज भी वही करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव है पाकिस्तान में। चलें अब इसको जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या हेडिंग्स हैं। तो यूजेस आ गई, ऑयल के एरियाज आ गए। ऑयल में अच्छी बात यह है कि ऑयल के एरियाज भी सिर्फ 2 हैं। कोल में कितने थे? ऑयल में कितने हैं? 2। एक काटते हैं। बुक कहती है बलूचिस्तान में इतना ऑयल नहीं है, मान लेते हैं बुक की, बिकॉज बुक ज्यादा सही कह रही है। तो ऑयल के एरियाज 2 हैं, लोअर सिंध एंड नॉर्दर्न रीजन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल में रोड, रेल, एयर, सी। कुछ लोग अभी ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन मेरे साथ नॉर्मल क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उनको याद होगा रोड, टैंकर वगैरह। रेलवे जो ट्रेन है, सी जो बाहर से शिप आती है बड़ी, और एयर से वैसे ऑयल तो ज्यादा नहीं है, तो इन लोगों ने यहाँ पाइपलाइन दी है उसकी जगह, पाइपलाइन दी है उसकी जगह, जिससे ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद यूजेस हैं पावर, मोटर फ्यूल, लुब्रिकेंट फॉर मशीन। गाड़ी की ऑयलिंग करोगे, गाड़ी एवरेज अच्छी रहेगी,
जनरेटर की ऑयलिंग करोगे, जनरेटर सही चलेगा। सिलाई की मशीन पे ऑयलिंग करोगे, सिलाई की मशीन अच्छी चलेगी। बालों में तेल लगाओगे, बाल अच्छे रहेंगे। ऑयलिंग, लुब्रिकेंट। बस ऑयल बाल में अलग वाला लगाइएगा, वो मत लगाइए। उसके अलावा आपके पास बाय प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि वैक्स। वैक्स में ग्रीस होता है, ऑयल से बनता है। पेस्टिसाइड्स बनते हैं, जो लोग एग्रीकल्चर पढ़ चुके हैं जिंदगी में, उनमें पेस्टिसाइड पता होगा, कीड़े मारने की दवा, उसमें भी यूज होता है। फर्टिलाइजर में भी यूज होता है, पेट्रोलियम में भी यूज होता है, आई मीन पेट्रोलियम में, सॉरी, प्लास्टिक में भी यूज होता है। बाय प्रोडक्ट नहीं हुआ, बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल से पेस्टिसाइड बनते हैं जी। अब मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है, अटक में मैंने ए लिखा है, छोटा मैप बनाया, देखिए पाकिस्तान का। महमूद कोट या पार्को पे मैंने पी बनाया, हब बलूचिस्तान में नेशनल रिफाइनरी पे एन बनाया, और पाकिस्तान रिफाइनरी पे पोर्ट कासिम बनाया, आई मीन पी बनाया। तो अगर आपको ये मैप समझ नहीं आ रहा तो मैं जूम इन कर देता हूं सो दैट यू गेट द आईडिया। ये सब भेजे आपने ग्रुप। ज्योग्राफी का सामान अभी कम आया, आज आ जाएगा, आज 60 और फोटो आ जाएगी। सब प्रिंट करा ले आपके नोट्स में। वैसे तो है नोट्स में, लेकिन अगर आपको तैयारी करनी है तो मर्जी है, आपको प्रिंट तो कराना चाहिए, वैसे आपकी मर्जी है। वैसे तो आपके रजिस्टर में काफी कुछ है। हाँ, आपने मेरे साथ अगर पावर रिसर्च नहीं पढ़ा है तो मैं भेज दूंगा चीजें। और चले आगे बढ़े। तो ऑयल में और कुछ नहीं है। ऑयल में बस आपको ये पूछ सकते हैं कि व्हाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट क्या होता है, तो आप बता देंगे भाई सऊदी अरेबियन कंपनी पार्को ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट साइन किया था, जिसको हम कहते हैं व्हाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये सब ये व्हाइट क्यों होते हैं? क्योंकि भाई पाइपलाइन एनवायरमेंटली फ्रेंडली होती है, किसी को तंग नहीं करती। अभी आप बैठे हुए, आपके रोड के नीचे से पाइपलाइन जा रही है घरों में, फॉर एग्जांपल पानी आ रहा है, गैस आ रही है, और कुछ कुछ पेट्रोल पंप पे तेल भी आ रहा है। आपको कुछ बोल रहा है कोई, आपको तंग कर रहा है कोई, तो क्या एनवायरमेंटली फ्रेंडली है? जी है। तो हमने सी नॉन में से सी भी पढ़ लिया, ओ भी पढ़ लिया, अब एन रह गया, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर। बलूचिस्तान में ऑयल के एरियाज नहीं है, मैं ये कह रहा था। अब हम आते हैं नेचुरल गैस पे। तो बलूचिस्तान में हमारे पास नेचुरल गैस भी है। बलूचिस्तान में हमारे पास जो एरियाज हैं उसमें वही 3 एरियाज आएंगे जो आपके पास यहां आ रहे हैं। जैसे अगर आप बलूचिस्तान के एरियाज देखेंगे तो आपके पास, आई मीन सॉरी, नेचुरल गैस के एरियाज देखेंगे तो आपके पास लोअर सिंध आएगा, वही जो आपने कोल में पढ़ा था। नॉर्दर्न रीजन जो कि आपने कोल में पढ़ा था। ईस्टर्न बलूचिस्तान, वहां आपने ईस्टर्न बलूचिस्तान पढ़ा था, लेकिन यहाँ नाम बदल जाएगा, यहाँ सुई आ जाएगा। जिसके घर पे आपके घर में जिसका बिल आता है, सुई सर्दन गैस। कभी गौर से बिल देखिएगा, गैस का बिल सर्दियों में ज्यादा आता है। इधर से सुई सर्दन गैस, किसी को सुई नहीं लगी है, जगह का नाम है सुई। नेचुरल गैस के यूज भी यही है। जनरेटर अगर गैस पे चलेगा तो बिल कम आएगा या ऑयल पे? गैस पे। गैस सस्ती होती है एज कंपेयर टू ऑयल। सर कौन सी गैस? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी होती है? जो आपके घरों में यूज होती है फॉर कुकिंग। उसमें मीथेन होता है, अभी बताया था पीछे, बर्निंग एबिलिटी। आई होप आप लिख रहे हैं मोबाइल में इस्तेमाल करने के बजाय। चल अब आते हैं पावर इंडस्ट्रियल मोटर फ्यूल। सर मोटर फ्यूल तो सिर्फ ऑयल होता है? नहीं, मोटर फ्यूल सीएनजी भी होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस। आप जब छोटे थे तब सीएनजी का जमाना बहुत ज्यादा था, रोडों पे लाइन लगती थी सीएनजी की, याद है? लोग फलियां खाते थे, जाते थे, चलो यार कहाँ मिले, सीएनजी पे मिलते हैं, 1 घंटा बैठ जाएंगे, चाय पी लेंगे, क्योंकि उस वक्त सीएनजी का जमाना ज्यादा था। अब सीएनजी और ऑयल एक ही रेट पे, तो अब लोग बोलते हैं एक तो गाड़ी का इंजन भी खराब होता है सीएनजी से, तो इसलिए ऑयल ही, पेट्रोल ही रखो ज्यादा अच्छे। तो अब सीएनजी कम हो गई, लेकिन अभी भी है। लोग अभी भी अपने जनरेटर घर के गैस पे चलाते हैं, जिनके घर में गैस आती है। आजकल वैसे कम ही आ रही है, मसला है।
खैर, तो 3 एरियाज हो गए, 4 यूजेस हो गई। एलपीजी ये क्या होता है भाई? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये पेट्रोल की गैस है। पहली बात तो ये लोग समझ लें, लोग समझते हैं ये गैस है, गैस नहीं है, ये पेट्रोल है। उसको आप ठंडा कर रहे हैं, गर्म नहीं कर रहे, ठंडा। कंडेंस, कंडेंस समझते हैं? फ्रिज के पीछे क्या लगा होता है? हीटर, कंडेंसर। कंडेंसर वो ठंडा करता है। माइक्रोवेव में हीटर होता है, उल्टा कंडेंसर। पेट्रोल को ठंडा करोगे तो गैस बन जाएगी। आप करके मत देखिएगा, कुछ और नहीं होगा, ठीक है? इसलिए तो एलपीजी जो होता है वो सिलेंडर्स में आता है, महंगी होती है। आई थिंक पेट्रोल से भी डबल पैसे में होती है। एलपीजी का सिलेंडर महंगा होता है। चाय वाले से पूछ सकते हैं आप, चाय वाले के पास जाएं, इंटरव्यू ले आए, एलपीजी क्या रेट है आपको बता देगा। डेंजरस भी होता है लेकिन पोर्टेबल होता है। प्ले स्टेशन 4 की बैग की तरह आप उसको ले जा सकते हैं, कहीं डिग्गी में डाल दें, पिकनिक पे ले जाएं, गवादर जा रहे हैं गवादर ले जाएं, हॉक्स पे ले जाएं, चाय बन जाएगी, नाश्ता बन जाएगा। अच्छी बात है, पोर्टेबल है, जब तक फटे ना, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, बट एक्सपेंसिव है और क्वांटिटी कम आती है। पानी की कैन की तरह ये भी बार बार रिफिल होता है। कोई सवाल? कोई सवाल? उसके बाद आते हैं हाइड्रो पे। हाइड्रो में आपके पास हैं 3 डैम और उनके रिवर, मंगला झेलम, तलबेला इंडस, बरसक काबुल। ये तो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है वाटर में, तो आपको मसला होना नहीं चाहिए। ये था पावर रिसोर्सेज का आधा पार्ट। आधा मतलब चैप्टर काफी बड़ा है ना, तो हमने आधा पार्ट कर लिया। अभी सोलर और विंड देख लेंगे तो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम इंडस्ट्री रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि मुझे किसी की तरफ से बहाना नहीं चाहिए कि हमें पेपर में ये नहीं आता या वो नहीं आता या वो नहीं आता। 6 चैप्टर आ रहे हैं, 3, 4, 8, 9, 10, 11 थर्सडे को, सबका अलग अलग दिन है, देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी नेक्स्ट ज्योग्राफी क्लास में। आपने बताया कब? मैंने तो पिछली 3 हफ्तों से लगातार पोस्ट लगाई, बताया, क्लास में बताया, आप शायद आ नहीं रहे होंगे। तो बीच में आया था लेकिन आया नहीं, आया था लेकिन आया नहीं। कोई बात नहीं। सर अभी मतलब रिवीजन होगी कल परसों? हो रही है, आप थोड़ा ध्यान रखें, मतलब 70 दिन और हो जाएंगे तो आप बोलेंगे ये कब हुआ, यही क्या है? ऐसा भी हो सकता है जी, क्योंकि फिर 2 ही दिन रह जाएंगे। 70 दिन और हो जाएंगे तो फिर 2 दिन रह जाएंगे, ये भी हो सकता है जी, हो कुछ भी सकता है जी। चलें आगे जाएं हम। इस पेज में किसी को सवाल है तो पूछ लें, आपके पास आज मौका है, कोई आपको चांस दे रहा है, जो पूछना है पूछें, सारे जवाब दूंगा जी। कन्वीनियंस, कन्वीनियंट मतलब ये कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से यूज कर सकते हैं, मतलब इट्स लाइक फ्लेक्सिबल। जब चाहे आपने नेचुरल गैस बंद कर दी, खोल दी। अब कोयले को यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये फ्लेक्सिबल है। नेचुरल गैस इतना ज्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करती, इतनी उसमें स्मेल भी नहीं होती। आपको पता है उसमें स्मेल हम खुद डालते हैं ताकि हमें पता चले कि वो कहां से लीक हो रही है। कभी आपके घर में अगर चूल्हा खुला रह जाता है तो कैसे बोलते हैं, जाओ चूल्हा चेक करके आओ, स्मेल आ रही है। पता नहीं आप लोग इतना घर पे रहते हैं तो आपको पता हो, आप लोग बाहर रहते हैं तो आपको बाहर की जगह पता हो। के वाली है काबुल, ये हमने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया था, द आइकॉनिक माइकल जैक्सन पपास्किन। हमने बताया भी था, इसका मीनिंग भी बताया। मंगला झेलम, तलबेला इंडस, वर्सक काबुल। ये भी किसी ने मिस किया होगा तो उसको नहीं पता होगा। नहीं किसी ने किया होगा, आपको थोड़ी होगा। कोई सवाल? एरियाज वही लोअर सिंध जो कोल के थे, वही एरिया है जो कोल के थे, वही है लोअर सिंध, नॉर्दर्न रीजन, बलूचिस्तान। हाँ, इनके आगे एग्जांपल है धोदक, मेयल, सुई। ये एग्जांपल कर ले तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर कभी डिस्क्राइब करने के लिए आ जाएगा तो आप उसको इलैबोरेट कर सकेंगे। कैन वी मूव फर्दर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी है। चलिए अब हम जाते हैं इसकी और समरी पे। तो अगर हम समरी पे जाते हैं जी, बता दीजिएगा मैं क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास आता है इसका
लोअर पार्ट। इसका मैप देख लें ताकि आपको वो 3 एरिया जो अभी मैं आपको कब से दिखा रहा हूं वो आपको समझ आ जाए। जैसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट डी, मैं इनकी बात कर रहा हूं। पेपर में आपको ये मैप बना है, किसी ने स्नैपचैट का अच्छा फायदा उठा के कुछ ड्राइंग की, कुछ फिल्टर लगाए और आपको एरिया मार्क करके दे दिया। ये स्नैपचैट का फिल्टर है, अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो। मैंने लिख दिया मैप फॉसिल फ्यूल, अपने हाथ से एरो बनाया, बलूचिस्तान फील्ड लिखा, अपने हाथ से एरो बनाया, नॉर्दर्न रीजन लिखा, अपने हाथ से मैप बनाया, नहीं एरो बनाया, सॉरी मैप नहीं बनाया, लोअर सिंध लिखा। तो हमने बुक वाले मैप को थोड़ा और मसाला डाल के आपके लिए आसान बना दिया। तीनों रीजन मार्क कर दिए जो पेपर में तीनों में आते हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। ऑयल में 2, कोल और नेचुरल गैस में 3। किसी को फिर भी कंफ्यूजन है तो पूछ लें। पेपर में वो आपको पूछेगा 3 रीजन्स ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। आप बोलेंगे नॉर्दर्न, बलूचिस्तान, लोअर सिंध। कोई सवाल? कोई सवाल? नहीं सर। कोई सवाल? उसके बाद हमने आपको, हो सकता है मार्क करने को क्या है, पूछे नेम द रीजन ए, तो आप बता सकती हैं रीजन ए का नाम। अब कुछ लोगों को हमने जो अभी ऑयल रिफाइनरीज का मैप दिखाया था वो इतना क्लियर नहीं था। ये ले क्लियर देख लें थोड़ा। हब रिफाइनरी, हब नंबर 1 पे मार्क है, 2 पे मार्क है, 3 पे मार्क है। मतलब जो नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड पे है वही नंबरिंग मैप पे भी है, ताकि आपको मैप आ जाए। हुमानाज में ये मैप नहीं बना हुआ है, खोल के चेक कर लें, लेकिन 2019, 20 और 12-13 में ये लेबलिंग आई है। आपको ये मैप भी आना चाहिए है, फाइल में ये मैप नहीं है। तो इन 5 रिफाइनरीज की लोकेशन विद देयर एरियाज इज ऑन द स्क्रीन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जिन लोगों ने मेरे साथ ये चैप्टर रेगुलर में पढ़ा है उनको ये बात याद होगी, जिनको नहीं आई थी वो यहाँ देख लें। कोई भी सवाल है पूछें। मैं अगर आपकी जगह स्टूडेंट होता तो मैं पूछता कि सर ये लोकल ऑयल क्या लिखा है, तो इसका आंसर है कि ये अटक जो ऑयल है, जो अटक नंबर 4 रिफाइनरी है, वो लोकल ऑयल यूज करती है, क्योंकि वो तो रावलपिंडी में लोकेटेड है। तो रावलपिंडी में सी नहीं है, इसका मतलब इसका ऑयल बाहर से नहीं आ रहा है, इसका ऑयल लोकल ही आ रहा है। मेरा घर का खाना किचन में से आ रहा है, इसका मतलब किचन में बना है, और मेरा घर का खाना बाहर गेट से आ रहा है, इसका मतलब वो बाहर से आया है। कैसा? चलिए आगे जो सी के आसपास है वो इंपॉर्टेंट। फिर हमने ये डायग्राम देखा था, एक हाइड्रो पावर प्लांट में क्या क्या चीजें होती हैं। जी फराज बोले। सर मैं बोल रहा हूँ हम लोग जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं नॉर्मल, मतलब एक नॉर्मल ऑयल होता है, एक और हम लोग इंपोर्ट करते हैं जो ऑयल होता है, एक तैयार रिफाइंड ऑयल होता है। जाहिर सी बात है एक चिलगोजे छिले हुए नहीं होते हैं, एक छिले हुए होते हैं। तो जो चीज रेडी होती है वो महंगी होती है। जैसे आप एक फैब्रिक लेते हैं और आप एक रेडीमेड कुर्ता शलवार लेते हैं, तो रेडीमेड महंगा होता है क्योंकि उसमें स्टिचिंग हुई भी होती है। क्रूड ऑयल सस्ता होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 5 रिफाइनरी हैं, तो इसलिए हम सिर्फ रिफाइंड ऑयल लेते हैं जो कि और महंगा होता है, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं जो कि और महंगी होती है, फिर बोलते हैं बिल बहुत ज्यादा आ गया। क्या करें, क्योंकि ऑयल महंगा है। तो ये हो गया रिजर्वॉयर जिससे पानी आता है, टरबाइन को घुमाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ट्रांसफार्मर वो जनरेटर होता है। पावर लाइंस are the system by which electricity reaches the end user, and generator ट्रांसफार्मर के अंदर है जो मशीन है जो बनाती है, और डैम वॉल होती है जो पानी को रोकती है। फिर भी पूछना है तो पूछिए। ये डायग्राम कब आया है? नवंबर 2017, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए बी। यही था कि आपको डायग्राम में से कुछ चीजें मार्क करनी थी। किसी के पास ज्योग्राफी बुक मैंने तो दिखा भी सकता हूं, 1 मिनट दिखा देता हूं, निकालें दिखा देता हूं। चले आगे बढ़ते हैं।
चलिए भाई, अब आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है वो है सोलर, विंड, जियोथर्मल, बायोगैस और बायोमास। ये हम फ्यूचर में करेंगे। जैसे कुछ बच्चे सोच रहे हैं हम बाद में पढ़ेंगे, मार्च में पढ़ेंगे, पता नहीं कब पढ़ेंगे। फेब में कहते थे फेब में पढ़ेंगे, अब फेब खत्म हो गया, आप बोल रहे हैं मार्च में पढ़ेंगे, मार्च में पढ़ेंगे, अप्रैल में पढ़ेंगे, एकदम पढ़ेंगे, फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो ये बुक कहती है कि हम फ्यूचर में ये सब यूज करेंगे, ऐसे बुक कह रही है। तो ये आपके फ्यूचर के सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। इसमें से एक दो यूज होना शुरू हो गए जैसे सोलर, विंड, लेकिन अभी जियोथर्मल, जमीन की गर्मी से, पानी से, वेव से, लहरों से, बायोगैस, काउ डंग से, बायोमास, कचरे से इलेक्ट्रिसिटी बनाना अभी तक हमने इतनी यूज नहीं की है। तो जब हम कर लेंगे तो हमारे पास वो काम आएगा कि ये कब करना है हमें। हाँ, ये आपको लेबल करना है। टरबाइन क्या है, डैम क्या है, रेजर्वोयर क्या है, नवंबर 17 में आ चुका है, दिखा देंगे आपको स्क्रीन पर। अभी मैंने ये शेयर किया था। कोई सवाल? पक्की बात, सोच लें। फॉरेस्ट एंड वाटर आपने रिसेंटली पढ़ा है, इसलिए हम बड़े चैप्टर्स की रिवीजन कर लेते हैं। तो अगला बड़ा चैप्टर जो आपको पढ़ना चाहिए इस स्क्रीन के बाद, इसमें सोलर के फायदे, विंड के फायदे, जियोथर्मल के फायदे सब लिखे हैं। ये सब आप सही सोच रहे हैं, पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होता इतना बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सर ये तो हमने सुना ही नहीं है जियोथर्मल, तो सही बात है, पाकिस्तान में इस्तेमाल होता भी नहीं है।